दोस्तों, मैं आपका आशीष सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एके सर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है ध्वनि एवं तरंग। दोस्तों, ये इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैक्सिमम 3 क्लासें लगती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक क्लास में पूरा डिटेल थ्योरी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनाऊंगा, लेकिन आप एक वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिजिक्स के एक चैप्टर से आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, ये इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है आज का आप लोगों के लिए। जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है ध्वनि एवं तरंग। तरंग एवं ध्वनि। तो तरंग क्या है? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है। जैसे कि हम लोग कंकड़ फेंकते हैं पानी में, तो एक पानी में उछाल आता है और लहरें आगे बढ़ती हैं, तो उस लहरों को ही हम लोग कहते हैं विक्षोभ, जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का संचरण होता है। ये तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, माध्यम किसे कहते हैं? ठोस, द्रव, गैस माध्यम कहलाते हैं। जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंगे। और जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे बिना माध्यम के भी आगे बढ़ सकती हैं, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यांत्रिक तरंगों के बारे में अब डिटेल से। वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं यांत्रिक तरंगे। नाम से ही यंत्र से बना, मतलब माध्यम की आवश्यकता होगी। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई कण अपनी स्थिति की पुनरावृत्ति करता है तो उसे कंपन कहते हैं। तो जैसे आप लोग देखते हैं ना, स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे तो आगे पीछे होता है, तो उसी को कहते हैं स्थिति की पुनरावृत्ति करना। यांत्रिक तरंगे माध्यम के कणों के कंपन के द्वारा आगे बढ़ती हैं। यह 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकता है अनुप्रस्थ, दूसरा हो सकता है अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं, आइए देखते हैं डिटेल में। यदि किसी तरंग के माध्यम में कणों के कंपन की गति की दिशा लंबवत हो, मतलब वो 90 डिग्री के कोण पे आगे बढ़े, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, नीचे देखिएगा। ये तरंगे श्रृंग एवं गर्त का निर्माण करती हैं। ऊपर का महत्तम वाला भाग कहलाता है श्रृंग और नीचे का महत्तम भाग कहलाता है गर्त। और 2 श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? वे तरंगे जिनके कणों के कंपन के लिए लंबवत होना आवश्यक नहीं होता है। मतलब ये तरंगे जब कंपन करती हैं तो 90 डिग्री के कोण पे कंपन नहीं करती हैं, तो इस तरंगों को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन का निर्माण करती हैं। ये आगे बढ़ती हैं तो ऐसे बढ़ती हैं, समझ रहे हैं ना फिगर में। इन तरंगों की गति सर्वाधिक ठोस में होती है और सबसे कम गैस में होती है। आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं? तो इससे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और वे निर्वात में भी चल सकती हैं, उन्हें कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऊर्जा के कणों के कंपन के द्वारा आगे बढ़ती हैं और इनका वेग हमेशा प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों, ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती हैं और ये लंबवत भी चल सकती हैं। लेकिन देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हैं। जैसे हम लोग देखते हैं गामा तरंगे। गामा तरंगों की खोज हेनरी बैकेरल नामक वैज्ञानिक ने 1896 ईस्वी में किया था। दूसरा देखते हैं एक्स किरणें। इसकी खोज रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तीसरा देखते हैं पराबैंगनी किरणें। इसकी खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रकाश तरंगे या दृश्य किरणें, इसकी खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी। औरक्त किरणें, इसकी खोज हर्शल एवं हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका उपयोग रिमोट में किया जाता है। लघु रेडियो तरंगे, इसकी खोज रीड हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका उपयोग रेडियो में किया जाता है।
देखिए मैंने एक चीज और दिया है, ऊपर जो तीर दिखाया गया है तरंगों का तरंग दैर्ध्य का घटता हुआ क्रम है, और जो नीचे की ओर इस साइड में तीर दिखाया गया है ये आवृत्ति का घटता हुआ क्रम तरंगों का दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। तरंग गति। तरंग गति क्या होती है? तो किसी तरंग का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विचलन आयाम कहलाता है। जैसे देखिए ये जो महत्तम ऊंचाई तक हो रहा है तो यही महत्तम ऊंचाई आयाम कहलाती है, इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। किसी तरंग का अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विचलन आयाम कहलाता है, इसे स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो होती है मीटर। आइए आगे देखते हैं। आवर्तकाल। आवर्तकाल को इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। तरंग द्वारा एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, इसे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। इसका इकाई जो होता है, मात्रक जो होता है, सेकेंड होता है। अक्सर पेपर में पूछता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है? तो सरल लोलक के आवर्तकाल का जो सूत्र होता है टी बराबर 2 पाई √L/g, जहां L सरल लोलक की लंबाई है और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। और G का गुरुत्वीय त्वरण का मान तो आप लोगों को याद होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों पेपर में ये नहीं पूछेगा, पेपर में पूछेगा ये, जब लोलक की लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल का मान भी बढ़ जाता है, और जब लोलक की लंबाई घटती है तो आवर्तकाल का मान भी घट जाता है। यही कारण है कि गर्मियों में पेंडुलम घड़ियां सुस्त पड़ जाती हैं, क्योंकि उनकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जिससे आवर्तकाल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आइए आगे देखते हैं आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को स्मॉल n से व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई कंपन प्रति सेकेंड या हर्ज होती है। यदि कोई कण एक सेकेंड में 10 कंपन करता हो तो उसकी आवृत्ति n बराबर 10 होगी। जैसे एक सेकेंड में 10 बार देख रहे हैं पूरा करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे आवृत्ति, और एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, और इसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। अगर 10 कंपन पूरा करता है तो आवृत्ति एक सेकंड में कितनी हो जाएगी? 10। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। T बराबर 1/n होता है। जैसे देखिए आवर्तकाल, तो अगर n बराबर 10 है तो आवर्तकाल क्या होगा? 1/10 सेकेंड। देखिए नीचे मैंने सूत्र में लिख दिया है, आवृत्ति बराबर 1 के आवर्तकाल, मतलब आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। n बराबर 1/t के होता है। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं हम लोग इसको। यदि एक कण का आवर्तकाल 2 × 10⁻⁻5 सेकेंड है तो आवृत्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों t बराबर दिया है 2.0 × 10⁵5, तो n बराबर हो जाएगा, देखिए 1/t, तो 1/2 × 10⁵5। अब ऊपर 10⁵5 को ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा 10⁵5, और ऊपर 1 था ना तो 1 में 2 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, और ये 10⁵5 से एक शून्य इसमें लाते हैं तो 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भाग दोगे तो देखो 2 × 10, तो 5 × 10⁴ हर्ज आएगा उत्तर। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग द्वारा एक सेकेंड में एक कंपन करने में चली गई दूरी, जैसे देखिए ये है एक श्रृंग दूसरा श्रृंग, 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? तरंग दैर्ध्य। इसको लैम्डा से निरूपित किया जाता है। तो तरंग द्वारा एक कंपन करने में चली गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अथवा 2 लगातार श्रृंगों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से निरूपित किया जाता है। इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। तो एक कंपन करने में चली गई दूरी लैम्डा कहलाती है, मतलब एक कंपन। वही फिर से देख लीजिए, ये जो एक कंपन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। तो n सेकेंड में चली गई दूरी n लैम्डा हो जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों n कंपन में लगा समय, तो n कंपन में लगा समय चाल बराबर 2 क्या होता है? v बराबर होता है n लैम्डा के। तो v बराबर n लैम्डा के हो जाएगा, एकदम आराम से आप लोग समझ जाएंगे। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, इस पे सवाल आता है अक्सर पेपर में।
अगर v बराबर n लैम्डा है तो n बराबर 1/t भी होता है, तो v बराबर लैम्डा बाई टी भी हो सकता है। और लैम्डा v बराबर n लैम्डा, तो n बराबर v बाई लैम्डा हो जाएगा। इस लैम्डा को इधर लाइएगा, तो लैम्डा बराबर v बाई n भी हो सकता है। उसी तरह से मैंने जो कहा है, एक सवाल देख लेते हैं। एक तरंग की आवृत्ति 5 गुणे 10 की घाते 16 हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 6 गुणे 10 की घाते -9 मीटर है, तो तरंग का वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। देखिए यन लैम्डा, तो यन की वैल्यू 5 गुणे 10 घाते 16 और लैम्डा की वैल्यू 6 गुणे 10 घाते -9, तो 5 6 30 गुणे और 10 घाते 16 है और 10 घाते -9 है, घट जाएगा तो 10 के घाते 7 बचेगा। और 30 है तो 30 को लिख सकते हैं 10 गुणे 3, तो इस 10 का मतलब कि 10 घाते 1 बढ़ जाएगा तो 10 के घाते 8 हो जाएगा। तो मतलब ये किसकी वेग हो जाएगी, प्रकाश का वेग हो जाएगा 3.0 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। इसे हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। आगे देखते हैं ध्वनि। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं। अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य में देखिए ध से ध्वनि, समझ रहे हैं ना। ध देखते हैं जैसे प्र से प्रकाश होता है, उसी तरह से ध से ध्वनि। अनुदैर्ध्य तरंगों की जो प्रकृति होती है वो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जिनका वेग हवा में 332 मीटर सेकेंड 332 मीटर प्रति सेकेंड तथा पानी में 1500 मीटर प्रति सेकेंड होता है और लोहे में 5000 से ज़्यादा मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य ध्वनि तरंग, अश्रव्य ध्वनि तरंग, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। आइए बारी बारी से देखते हैं इन सभी को और एकदम आराम से समझेंगे, घबराना एकदम नहीं है। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपको ज्ञान बहुत मिलेगा इस वीडियो से और आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर निश्चित हो जाएगा। चलिए देखते हैं श्रव्य तरंगे क्या होती है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मनुष्य का कान सिर्फ इन्हें ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। तो मतलब श्रव्य तरंगों का जो परास होता है, ध्वनि का परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है और जो मनुष्य है इन्हीं परास के बीच की ध्वनि को सुन पाता है। आगे देखते हैं अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे जिनका परास जो होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है, उन्हें कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि तरंगे। इन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है। इन्हें कौन सुन सकता है, हाथी और व्हेल मछली इस ध्वनि तरंगों को क्या कर सकती हैं, सुन सकती हैं। आगे देखते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। जिन ध्वनि तरंगों का परास 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। मनुष्य का कान इन्हें भी नहीं सुन सकता है, इन्हें सुनते हैं कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि पशु इसे सुन सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों सोनार क्या होता है। तो सोनार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार क्या है, इन्हीं तरंगों का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। सामान्यतः समुद्र में पनडुब्बी और जहाजों में इस तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग दोस्तों हम लोग जानते हैं ना, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता करने के लिए कि समुद्र में कहाँ पे कौन सी वस्तु डूबी हुई है, तो वहाँ पे भी सोनार नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। याद होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं गूंज क्या होता है। ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है, लेकिन परावर्तित ध्वनि जब सुनाई देती है तो इसे हम लोग कहते हैं गूंज। मतलब ध्वनि गूंज रही है तो इसे कहते हैं गूंज। परावर्तित ध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी आवश्यक होती है, क्योंकि मनुष्य के कान की क्षमता होती है कि वह केवल उन्हीं ध्वनियों को सुन पाएगा जिनके बीच समय अंतराल 1/10 सेकेंड से ज़्यादा होता है। क्योंकि ज़्यादा जल्दी अगर हम बोलेंगे तो आपको मेरी बातें एक दूसरे में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि वातावरण में हम लोगों की जो बातें होती हैं वो कितने देर तक होती हैं, 1/10 सेकेंड तक लगभग होती हैं। इससे कम समय अंतराल में कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वही हुई ध्वनि जो इससे कम समय में आप बोल देंगे तो आपस में मिल जाती हैं तथा उसके अंतर का पता नहीं चल पाता है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। लेकिन
अगर दूरी 17 मीटर से अधिक है तो प्रथम ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच में समांतराल 1/10 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा और वह ध्वनि हमें क्या हो जाएगी, गूंज के रूप में सुनाई देती है। उसी को हम लोग कहते हैं गूंज। डॉपलर प्रभाव, जब जानते हैं ना, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और दूर से ट्रेन आ रही हो तो धीरे धीरे जो मनुष्य होता है उस मनुष्य के ट्रेन के आने की जो सीटी होती है वो तेज सुनाई देती है जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आता है। तो वही चीज़ इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियाँ पतली और तीखी सुनाई देती हैं। तो ये तारतम्य होता है, जैसे कि मोटा जिसका आवाज़ होता है उसका तारतम्य कम होता है और जिसका आवाज़ पतला होता है उसका तारतम्य अधिक होता है। उसे इंग्लिश में पिच कहते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे कि मच्छर की भिनभिनाहट और शेर की दहाड़ में किसकी तारतम्य अधिक है, तो मच्छर के भिनभिनाहट की। जिसकी आवाज़ पतली होती है, ज़्यादा पतली होती है, उसका तारतम्य अधिक होता है। और डॉपलर प्रभाव में क्या होता है, तो डॉपलर प्रभाव के अनुसार ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्षिक ध्वनि के कारण, मतलब ट्रेन जब नज़दीक आएगी किसी व्यक्ति के तो उससे निकलने वाली सीटी जो है, जैसे जैसे ट्रेन नज़दीक आएगी आपको तेज सुनाई देगी। तो श्रोता के मध्य सापेक्षिक गति के कारण श्रोता को जो ध्वनि तीखी और अधिक आवृत्ति वाली सुनाई देती है, कभी मोटी सुनाई देती है काफ़ी ज़्यादा, तो इसी ध्वनियों में आए अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य की दूरी घटने लगती है, मतलब ट्रेन नज़दीक आने लगता है, तो आवृत्ति बढ़ जाती है जिससे ध्वनि तीखी सुनाई देती है व्यक्ति को। और जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य की दूरी, मतलब ट्रेन दूर जाने लगे व्यक्ति से, तो घटती हुई प्रतीत होती है और ध्वनि हम लोगों को मोटी सुनाई देती है और स्लो सुनाई देती है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार तारों के बारे में यह ज्ञात होता है कि वह पृथ्वी से दूर जा रहा है या पास आ रहा है। यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसकी आवृत्ति घट जाती है। यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, घट जाती है। और यदि वह तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो रेड शिफ्ट कहते हैं उसे। यदि तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो आगे देखते हैं हम लोग, यदि वह तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। अगर तारा पृथ्वी के पास आ रहा है तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी और वह बैगनी रंग का दिखाई देगा, इसे वायलेट शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट कभी कभी पेपर में आ जाता है कि रेड शिफ्ट में क्या होता है तो वायलेट शिफ्ट में क्या होता है। तो यदि तारा पृथ्वी के पास आ रहा है तो उसे वायलेट शिफ्ट और दूर जा रहा है तो उसे रेड शिफ्ट। जैसे तारा टूटता है ना तो लाल रंग का दिखाई देता है आप लोगों को, उसे रेड शिफ्ट कहते हैं और उसे तारों का टूटना कहते हैं। आगे देखते हैं, सा रे गा मा पा ध नी सा में नी की आवृत्ति जो होती है वो सबसे अधिक होती है और सा की आवृत्ति सबसे कम होती है। ये रोमांचक बात है, आपको इसको याद रखिएगा। रेलवे इसको अक्सर पूछता रहता है कि सा रे गा मा पा ध नी सा में किस ध्वनि की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है, तो नी की सबसे ज़्यादा और सा की सबसे कम आवृत्ति होती है। मैक संख्या क्या होती है, आइए देखते हैं। यदि किसी पिंड के गति की तुलना ध्वनि की गति के साथ की जाए तो पिंड की गति ध्वनि की गति के अनुपात को ही हम लोग कहते हैं मैक संख्या। पिंड की गति और ध्वनि की गति के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या में हम लोग क्या नापते हैं, हवाई जहाज का वेग नापते हैं। देखिए इसका कोरोना काल में बड़ा उपयोग है, ध्यान से इसको देखिएगा कि सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक क्या होता है। ध्यान से देखिए, यदि किसी पिंड की मैक संख्या 1 से कम हो तो उसको कहते हैं सबसोनिक। यदि किसी पिंड की मैक संख्या 1 से अधिक और 5 से कम हो तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक। यदि किसी पिंड की मैक संख्या 5 से भी अधिक हो तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक गति। आगे देखते हैं, किसी माध्यम में ध्वनि का वेग ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, और ताप घटने पर क्या होता है, घटता है। माध्यम में ध्वनि का वेग आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ता है तथा घटने पर घटता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कई ध्वनियों में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, कई ध्वनियों में ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इस गुण को ही हम लोग ध्वनि की क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं।
ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। यदि किसी ध्वनि की प्रबलता 60 डेसिबल से अधिक होती है तो उसे हम लोग कहते हैं ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और 20 डेसिबल की ध्वनि को 20 डेसिबल तक की ध्वनि को हम लोग फुसफुसाहट कहते हैं। 70 से 80 डेसिबल तक की ध्वनि को हम लोग कहते हैं प्रदूषण। और हम लोग जो बातचीत करते हैं वो सामान्यतः 30 से 40 डेसिबल तक की ध्वनि होती है। आशा करते हैं दोस्तों साउंड एंड वेव्स का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपका एक चैप्टर घर बैठे बैठे एकदम आराम से समाप्त हो जाएगा। बहुत मेहनत किया गया है इस वीडियो को बनाने में और पीडीएफ को बना करके आप लोगों को देने में। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और एक कमेंट भी करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, आपके आशीष सर।